तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. तो को होस्ट बने हैं क्या कोई भी ऐड करने के लिए? जी मैम। ओके ठीक है, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कोई आएंगे तो ठीक है। जी मैम। तो आप लोगों ने कल का पढ़ा, जितना पढ़ाया मैंने, टाइप समझ में आए या कुछ मैम नहीं कंफ्यूजन आए। है? नहीं आए। किनको नहीं आए समझ में? मैम बोला मुझे नहीं आए। तो कुंज बिहारी, कौन क्या समझ में नहीं आया आपको? आप कल क्लास में थे? मैम जो यस मैम था मैं। हाँ बताइए। मैम जो फॉर्मल पे जो आपने टाइप बताए थे वो फिर से बता दीजिए, 6 पे 6। देखिए मैं एक बार 6 के 6 आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है? तो रिवाइज भी हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ था कल उनका भी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को दो टाइप बताए थे हमारे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंतर्गत 6 आते हैं, इनफॉर्मल में 4 आते हैं। तो याद रखिएगा, जो फॉर्मल का मैंने आपको चैन वाला बताया है, चैन नेटवर्क और अल्फा नेटवर्क, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये कंफ्यूजन मिटा दीजिए। इसीलिए जो 5 हैं आपके, वो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है? इन्वर्टेड वी तक आपको पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा ये कौन सा है, ठीक है? या फिर किस तरीके का बना रहा है। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप मुझे बताइएगा हो रही है कि नहीं, फिर मैं आपको समझाती हूँ चीजें। एक सेकेंड। हाँ स्क्रीन प्रेजेंट है मेरी? हाँ मैम, हो रही। ओके चलिए, तो हम पढ़ रहे थे चैन नेटवर्क के बारे में, ठीक है? आप लोग मुझसे चैन नेटवर्क के बारे में पूछ रहे थे। सबसे पहले फॉर्मल में आता है चैन नेटवर्क। चैन मतलब जहां पर हमें एक चीजों को फॉलो करना पड़े। मान लीजिए आपके पास एक जंजीर है, उनमें से मैं एक हिस्सा काट दूं जंजीर का, तो वो जंजीर उससे जुड़ पाएगी या नहीं जुड़ पाएगी? एक हिस्सा मैं काट दूं वहां पर, या चैन का एक हिस्सा काट दूं, तो वो नहीं जुड़ पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए चैन नेटवर्क में क्या होता है, चाहे हम अप टू डाउन जाए या डाउन टू अप जाए, हमें हर एक स्टेप में, एक स्टेप बाय स्टेप अपने इंफॉर्मेशन को जो है देना पड़ता है। हम ये नहीं कि डायरेक्ट देंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपके पास सबसे ऊपर अगर आपके वाइस चांसलर हैं और आप एम्प्लॉय या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको दिक्कत है कि मेरे कॉलेज में सर, मुझे कॉलेज में अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम नहीं मिल रहा है, और आपको ये चीज वाइस चांसलर को पहुंचानी है। तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते उनको, वाइस चांसलर को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करोगे। आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, आपको पाठ्यक्रम चेंज करवाना है अपना, या फिर अपना कोर्स चेंज करवाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने टीचर को दोगे, ठीक है? टीचर क्या करेंगे, एचओडी को देंगे। एचओडी क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को देंगे। रजिस्ट्रार सर क्या करेंगे, रजिस्ट्रार सर जाएंगे वहां पर हमारे चांसलर साहब के, पहले वीसी जी को देंगे, ठीक है? वीसी जो होते हैं हमारे, उनको देंगे, वाइस चांसलर को। फिर वहां पर जाके वो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास आएगी, वो क्या बोलेंगे, ठीक है चलो कोर्स के बारे में फिर वो देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था है। अब क्या करेंगे, तो वाइस चांसलर से डायरेक्ट नोटिस स्टूडेंट के पास नहीं आएगा। फिर वाइस चांसलर किसको देंगे नोटिस, अभी स्टूडेंट से चांसलर तक जा रहा है, तो पद क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं ना, तो ये अपवर्ड जा रहा है। चैन कैसी जा रही है, कैसी है चैन, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, पोजीशन के अकॉर्डिंग? अपवर्ड। अपवर्ड है। अपवर्ड। अपवर्ड है, ठीक है। अब यहीं पर वीसी सर से मेरे तक आ रही है चीजें, उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है, उन्होंने बताया कि हाँ अब मैंने कोर्स चेंज कर दिया, तो उन्होंने रजिस्ट्रार सर को दिया, रजिस्ट्रार सर ने आपके एचओडी सर को दिया, एचओडी सर ने आपके टीचर्स को दिया, टीचर्स ने वहां पर
लगा दिया नोटिस कि हाँ आप सिलेबस आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या चीजें हुई यहाँ पर, डाउनवर्ड हुआ है। डाउनवर्ड। तो चैन तो समझ में आया ना, चैन नेटवर्क। अब देखिए चैन नेटवर्क में यस दो मैम। डायग्राम है ना, चैन नेटवर्क के ऊपर वाला डायग्राम भी दो डायग्राम है, एक है पूरी सीधी चैन बनी है, एक आपको वाई के शेप की चैन दिख रही है जिसको मैंने आपको अल्फा बताया था। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है, हमारे पास दो लोगों से, जरूरी नहीं है अगर वाइस चांसलर सर एब्सेंट है तो उनके एब्सेंट में किसी और के पास जाएगा, तो यही चीज चलता है, लेकिन ये उल्टा जा रहा है। दो स्टूडेंट है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला चैन और अल्फा में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर चीजें जा रही हैं डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड। ठीक है, अल्फा में भी सेम चीज होती है ऐसी ही, लेकिन अल्फा में क्या होता है, हमको भी वही चीज करना पड़ता है, पहले एक पद को पहुंचाना है फिर दूसरे पद को पहुंचाना है, तो ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, अल्फा और आपका मैंने बताइए चैन। अब हम आते हैं दूसरा स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क मतलब जैसे एक चक्का होता है, आप साइकिल देखे होंगे, साइकिल देखे, किसने किसने साइकिल देखी भाई, साइकिल देखी ना आपने, मैं बताती हूँ यस आपको मैम। एग्जाम्पल। ठीक है, साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटी, ये साइकिल का चक्का है, दिख रहा है मेरे हाथ में, दिख रहा है भाई, कंगन बैंगल दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर आपका बीच में सेंटर में व्हील है, व्हील पूरे को नहीं, व्हील का जो मेन इंजन है वो बीच में है। अब ये मेन इंजन घूमेगा तो आपकी पूरी व्हील टर्न होगी, होगी कि नहीं होगी, मतलब मेन वाले से सबको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर एक मेंबर होगा वो सबको इंफॉर्मेशन देगा, तो सब उसकी वजह से चलेंगे। ठीक है, आया समझ में, तो व्हील में यही होता है, एक को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सब चलेंगे। इसमें क्या है, इस संचार में टीम लीडर के माध्यम से, इसमें एक टीम लीडर है, ये डायग्राम देखो यहाँ पर एक्स टाइप बना हुआ है, तो ये टीम लीडर है, इसके माध्यम से सब तक संचार जाएगा, सब एक दूसरे से नहीं बांटेंगे, यहाँ पे कोई एक टीम लीडर होगा वही सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आया समझ में। सीआईडी देखिए, सीआईडी, सीआईडी देखते थे आप लोग, यस मैम। हाँ, तो प्रद्युम्न रहते थे, वो क्या बताते थे, कुछ तो गड़बड़ है दया, उनकी एक टीम थी, वो टीम के लीडर थे। ठीक है, अब उनके पास दया है, वो लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़ का काम करते। ठीक है, एक और तो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो पूरा फोरेंसिक का काम करते हैं, एक है जो पूरा फाइल मैनेजर का काम करता है, मैनेजमेंट का। तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन आए प्रद्युम्न को किसी केस से रिलेटेड, तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सबको बांटी, वो सब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उन सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन टीम लीडर का काम है वो सबको बताएगा। ठीक है, तो व्हील नेटवर्क में क्या होता है, एक टीम लीडर होता है, वही सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, आया समझ में, एक टीम लीडर वो सबको समझाएगा। फिर आता है आपका सर्कल नेटवर्क। सर्कल और चैन में देखो, चैन का डायग्राम देखो ऊपर वाला, इसमें ए ई से नहीं जुड़ा हुआ है, ए से बी तक जाएगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, दोबारा उल्टा होएगा तो डी से ई से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन सर्कल में क्या होगा, ये ए भी ई से जुड़ जाएगा, आया समझ में, देखो ये ए भी ई से जुड़ गया, मतलब इसमें सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई गैप नहीं है, यहाँ पर सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, समझ में आया, अपने बगल वाले से सर्कल नेटवर्क में, आया समझ में ना, लेकिन अपने जस्ट बगल Yes, वाले में जो एडजॉइन मेंबर है उनके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऑल चैनल नेटवर्क, और देखो सर्कल और ऑल चैनल में डिफरेंस क्या है, ऑल मतलब सभी जगह से फ्री है ना, कोई भी उसको मैसेज कर सकता है, हम सब फ्रेंड्स हैं ग्रुप में, हम सब एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के, कुछ छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब यूपी में ही कुछ दो लोग एक शहर के हैं, अब वो दोनों को नेट का एग्जाम लेने जाना है, और एक यहाँ पर है हमारे, मतलब मान लीजिए मध्य प्रदेश वाले, तो ऑनलाइन हम क्लास पढ़ रहे हैं तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्जाम देने जाना है तो दो पास वाले लोग साथ में जाएंगे या दूर दूर वाले लोग साथ में जाएंगे, सेंटर जिनका पास होगा वो साथ में जाएंगे ना, बताओ। ऑल चैनल और सर्कल में यही साथ में। सर्कल वाला अपने पास वाले से ही सूचना को बता सकता है, सर्कल में बैठ के भी, ऑल चैनल वाला सबसे शेयर कर सकता है, सबके साथ बातचीत कर सकता है, ऑल चैनल, और सर्कल में अपने जस्ट बगल वाले से बात कर सकता है। इतना समझ में आया कुंज आपको और बाकी लोगों को? यस हेलो मैम। जी, अब इन्वर्टेड भी तो समझ में आ गया, एक अधीनस्थ मतलब एक, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट, वो सी से बात कर सकता है, उसको बी से बात करनी जरूरत नहीं है,
वो डायरेक्ट सी से मिल सकता है और बी वाला भी सी से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, और अल्फा मैंने आपको बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना हमारा बचा था, हाँ चलिए, मैंने आप लोगों को संबंध के आधार पर पर्पस और स्टाइल के बेस पर बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा की तरफ, ठीक है। देखिए, तो एक तरीके से मैंने भी आप लोग को पढ़ाया था अपवर्ड और डाउनवर्ड, कौन सा था वो जल्दी बताइए, बताइए भाई। चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क। डाउनवर्ड जा रहा था, इसमें भी इसी तरह के से है। जब कोई चीज वर्टिकल जाती है, या तो अप जाएगी या तो डाउनवर्ड जाएंगे, तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। नाम वही है, चीज वही है, नाम डिफरेंट रख दिया गया। ये भी फॉर्मल रिलेशनशिप या फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है, यह पदानुक्रम का पालन करता है। पदानुक्रम मतलब पद में जो बड़ा है उसके पास पहले जाएगी, फिर उससे छोटे के पास, फिर उससे छोटे के पास, फिर उससे छोटे के पास, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया। इट कैन बी अपवर्ड, ये अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड, इसीलिए ये डायग्राम देखो, एरो दोनों साइड बना है। आप लोग को एरो तो समझ में आता है ना, चलो ठीक है बताइए। मैंने एक डंडी खींची और सामने एरो लगाया, तो कौन सी साइड जा रहा है वो, ऊपर की तरफ एरो है, नीचे डंडी है, तो किस साइड जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऊपर जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड। अब मैंने नीचे एरो लगाया है और ऊपर डंडी है, तो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब मैंने दोनों साइड लगा दिया एरो, देन वो दोनों तरफ जा रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड। हाँ, तो संभावनाएं है कि वो अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो वैसे ही नीचे भी। वर्टिकल में होता है, ठीक है। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, ओके। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को ही लेटरल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। आप लोगों ने अक्ष पढ़े होंगे, एक्स वाई अक्ष पढ़ते थे ना हम, एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं तो पढ़ते नहीं, यस मैम, एक्सिस 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 पढ़ते हैं ना हम, एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब नीचे, और वाई इस तरीके से होते हैं, ऐसे होता है ना वर्टिकल। आपके ग्राफ, तो ये वर्टिकल होता है ना। लंबवत, लंबवत को बोलते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब ये अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। क्षैतिज वाला मतलब अपने बराबरी के लोगों से ही हम बात कर सकते हैं, बराबरी के पद की बात कर रहे हैं हम, है ना, एज की बात नहीं कर रहे। एज में देखिए, कुछ भी एज हो, चाहे हमारे एचओडी चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, लेकिन है तो सारे एचओडी ही, ठीक है। तो वैसे ही बात की जाती है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर जगह अलग अलग तरीके से चीजें डिवाइड होती है, कहीं एज के अकॉर्डिंग होती है, कहीं उनकी पोजीशन के बेस पे होती है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब बताया है जब इंफॉर्मेशन सेम जगह पे जाए, जहां लोग एक समान स्तर पर अपने सहयोगियों और साथियों के साथ संवाद करते हैं, मतलब सभी सेम लेवल के होंगे, ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन विथ पीपल एट सेम लेवल इन हायरार्की दैट आर पीयर्स और कलीग्स, तो हमारे जो सहपाठी होते हैं उनसे हम ऐसे बात करते हैं, इस टर्म एज अ लेटरल कम्युनिकेशन। दिस में कंबाइन फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए, इसमें भी, ये ऑफिस में भी काम आता है, जब ऑफिस में एचओडीज एक दूसरे से बात करते हैं सारे, या फिर इनफॉर्मल मतलब हम किसी रिलेशन में गए हैं तो सारे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एक साथ। नहीं होता है कि माता पिता का ग्रुप एक है, बच्चों का ग्रुप अलग बन गया, है ना। जैसे हमारी मामी नानी दादी चाचा चाची मम्मी पापा, ये लोग सेम एज के हो गए तो इनका एक ग्रुप है, और हम है, हमारे जो कजन्स है, हमारा एक ग्रुप हो गया। तो इनफॉर्मली हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, हम अपनी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं बताते, और पेरेंट्स समझदारी वाली बातें करते तो हमें नहीं बताते, है ना। वो बोलते हैं अरे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग के परे है, ऐसे बोलते हैं। जब हम पूछने जाते हैं पेरेंट्स से कि हमें बताइए, तो वही क्या बोलते हैं, अभी बेटा समझ नहीं आएगा, हमारी उम्र में आओगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है कि इन्फॉर्मेशन भी एक सेम लेवल पे ही शेयर होती है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाला नीचे वाले से बात कर सकता है, डायगोनली मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग। देखो बताती हूँ, इस संचार में पदानुक्रम का कोई अवरोध नहीं रहता, जरूरी नहीं है कि अपने जस्ट ऊपर वाले से पहले इंफॉर्मेशन जाए फिर वो। इसमें क्या होता है, यह वरिष्ठ और अधीनस्थ के साथ साथ सहयोगी के बीच संवाद है। मतलब हम अपने जो हमारे सुपीरियर सीनियर्स होते हैं उनसे भी जूनियर्स बात कर सकते हैं, और हमारे सुपर सीनियर से भी जूनियर बात कर सकते हैं। देखो, डायगोनल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज हायरार्कियल बाइंडिंग आर रिमूव्ड। इसमें कोई हायरार्कियल बाइंडिंग मतलब पदानुक्रम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इफेक्टिव मानी जाती है,
क्योंकि इन्फॉर्मेशन जल्दी चल जाएगी। मान लो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे सीनियर है और उनके ऊपर सुपर सीनियर है, ठीक है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है अपने सुपर सीनियर को देनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन आराम से दे सकती हूँ उनको। लेकिन अगर यहीं पर वर्टिकल कम्युनिकेशन होता या फिर चैन कम्युनिकेशन होता तो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन किसको देनी पड़ती? सीनियर को। सीनियर। फिर वो किनको देते? सुपर सीनियर। है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है, कोई भी हायरार्की नहीं रहती है। अब मान लीजिए मैं हूँ बीएससी योग की सीनियर, मतलब मैं बीएससी योग की जूनियर आई हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है मास कम्युनिकेशन के सुपर सीनियर को, इसलिए इसको डायगोनल बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने ही सीनियर से बात करें, हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से ही बात कर सकते हैं, इसलिए इसको डायगोनल बोला जाता है। एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होता है, कटिंग अक्रॉस पोजीशन और स्टेटस। इसमें जरूरी नहीं कोई स्टेटस और पोजीशन हो, ठीक है। इट फैसिलिटेट इन बिल्डिंग रिलेशन। ये कब उपयोग किया जाता है? जब हम किसी से अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं। एंड बॉन्डिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मतलब जब हमें अपने सुपर सीनियर से या जूनियर से बात करना होता है तब हम इन चीजों को करते हैं। आया समझ में इतना? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मुझे बताइए कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अंतर क्या है? कम्युनिकेशन में संचार, इफेक्टिव मतलब जो प्रभावित करता है वैसा कैसे संचार। प्रभावित करता है? क्या मतलब मेरा हमें अच्छे से दिखना गुड चाहिए? कम्युनिकेशन आनी चाहिए, मतलब बात करने, व्यवहार भी डिपेंड करता है। जैसे आप उस दिन बता रहे थे, अच्छा फीडबैक। वही अच्छा होता है, तो हम अच्छा, मैं कैसे अगर करें? अच्छे से मैं तैयार होके आपके सामने आ जाऊं और मैं आपसे बात करूं, तो क्या वो गुड कम्युनिकेशन है? नो। आपका व्यवहार इंफॉर्मेटिव चाहिए वो कंटेंट, मतलब गुड हो, और जो ऑडियंस है वो आपकी बात इंटरेस्ट लेना समझ चाहिए में आए, इफेक्टिव इफेक्टिव हो, कम्युनिकेशन में। और सब सामने कुछ वाले आप की जो बात बोल रहे हो वो पूरा के पूरा सामने वाले को समझ सही में अर्थ आए, में हाँ, उसी को समझे। हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कहेंगे। सही। लास्ट में पूनम जी, जो मैं बोलूं वो आपको समझ में वही रूप में आए। मैं अगर आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको आप एग्जैक्ट समझो, ठीक है। और मैं जो बोली वो आपके तक एग्जैक्ट जाए। अगर मैं हिंदी भाषा बोली, जैसे कुछ कुछ इंग्लिश वाले होंगे, उनको कुछ कुछ एवढंच शब्द आहे? समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? क्योंकि थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है हमारे बीच में। हे तू मृदुला लिहिलंय की टीचरने लिहून दिलाय? म्यूट कर लो खुद को। म्यूट माइक, हाँ माइक म्यूट कर लीजिए अपना, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत से इंग्लिश वाले होंगे, उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो जो मैं बोलूँ सेम समझ में आए, क्लैरिटी, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं आखिर ये क्या चीजें, 7 चीजें जो हमारे कम्युनिकेशन में जरूरी है और ये होता क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रभावी संचार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात, संदेश या सूचना, ठीक है। 3 अलग अलग चीजें हैं ये, देखिए। बात अलग होती है, संदेश अलग होता है और सूचना अलग होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, और बात, टॉक, दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लेकिन बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सूचना फॉर्मल होती है, बात फॉर्मल होते हैं, संदेश फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। तो ये डीप चीजें है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। देखिए, तो हम जब भी कोई एक व्यक्ति, मतलब मैं आप लोगों तक कोई बात पहुंचाना चाहती हूँ और वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 7 चीजें होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको 7 ही समझ में आए, 8 ना समझ में आए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा, संप्रेषक द्वारा, संप्रेषक मतलब कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर द्वारा जो भी संदेश भेजा जा रहा है, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर द्वारा उसी तरीके से प्राप्त होना चाहिए। दोनों के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका एकदम मस्त एग्जांपल देती हूँ। आप लोग पीपीटी बनाते होगे लैपटॉप में, बनाते हो नहीं बनाते? यस मैम। तो किसी को हिंदी टाइपिंग आती है, किसी को नहीं आती है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल में, इंग्लिश लिखते हैं और वो हिंदी में टाइप होके आ जाता है। आता है कि नहीं आता? आता है। हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप फॉन्ट नहीं चेंज करते हो, अपने ही पीपीटी जब बनाते हो, तो हम वहां पर फॉन्ट रहता है। अगर आप वहां पर कृति देव का फॉन्ट लगा दो और आप इंग्लिश टाइपिंग करो, तो वो दूसरा चीज करके देता है। होता है कि नहीं होता? यस अगर आप हिंदी यस का मैम। लगा दो तो वो इंग्लिश वाला करके देगा और गलत गलत वर्डिंग देगा।
क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही है चीजें कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे लिए मतलब मेरे लिए तो मैं इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ, ठीक है, मतलब हिंदी में, मेरे लिए वो हिंदी है, लेकिन उसके लिए वो हिंदी में टाइप हो रहा है। कृति देव फॉन्ट हिंदी के लिए होता है, ठीक है। उसको समझ में आ रहा है कि मैं हिंदी टाइपिंग कर रही हूँ, मैं तो इंग्लिश टाइप कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज अ नॉन इफेक्टिव थिंग्स, ठीक है। तो समझ में आया ना इफेक्टिव चीज क्या है? जो मैं बोलूं तुरंत रिसीवर के पास सेम चीज पहुंचे, ठीक है। आया समझ में? आया भाई? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली? कितने लोग हैं जो केवल इंग्लिश समझते हैं? हेलो, हिंदी में जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, एनीवन? यस मैम, थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ वर्ड्स में। अच्छा, थोड़ा है ना, मतलब हिंदी तो मेरा मतलब है कि आप हिंदी कम्युनिकेटर हैं, मतलब आपको हिंदी में आप बातचीत करते, जो बिल्कुल हिंदी में बातचीत भी नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे कोई नहीं है ना? ठीक है, चलिए ओके। बाकी एडमिट कर दीजिएगा भाई, बाकी लोग आ रहे हैं बाहर से। मैंने एडमिट कर दिया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें 7C फॉलो होते हैं। 7C क्या है? 7 चीजें हैं जो हमें बतानी है। क्या होता है संचार में? 7C का अगर हम फॉलो करते हैं। किसी का माइक भाई ऑन है, बंद कर लीजिए प्लीज। राधिका जी मैम एक माइक मिनट। मैं कर दी। हाँ मैम, होस्ट नहीं है मैम कोई। पहले तो थे, अभी कैसे रिमूव है समझ नहीं आ रहा है, तो हम एडमिट करें, किसी को होस्ट बना दो। हाँ मैं कर रही हूँ इसी को। पूनम जी आप कहा, मुझे दिखी नहीं रही इसमें। मैम सर ने बोला है टाइम हो जाने के बाद क्लास में नहीं एडमिट करने को, कल से। ऐसा बोला है? ठीक है, हाँ ठीक बोला सर ने, टाइम हो जाने के बाद एडमिट नहीं करना चाहिए। मैं पूनम जी मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आज कर दीजिए। कल के लिए ओके। प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ग्रुप में, ठीक है। हाँ, दूसरी राहुल चीज, सर ने बोला कल से 5 मिनट बाद एडमिट नहीं होगा कोई भी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा और लिबरल होके 10 मिनट करती हूँ, 4:10 के बाद नहीं मिलेगी एंट्री, ठीक है। 4:10 के बाद नो एंट्री। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैंने आज ना पहली बार ज्वाइन किया है क्लास, तो थोड़ा सा लास्ट में आप 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी क्लास भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, वैसे आप रिकॉर्डिंग है ग्रुप सुन सकती है यूट्यूब में, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। ओके, तो मैंने आपको बना दिया है होस्ट, पूनम जी आप ऐड कर दीजिए। ओके। तो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें 7C का फॉलो करना चाहिए। अब ये हमारा लिखित मतलब रिटन भी हो सकता है और मौखिक मतलब दोनों में ये चीजें फॉलो होती है, केवल लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी। अब ये 7C's में आता क्या है, पहले हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में समझाऊंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है कंप्लीटनेस, इसको मैं भी समझाऊंगी, पहले देख लो। पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है कंसाइज। ये सातों के सातों हाथ की उंगलियों में याद होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सात और ये जो बगल में इंग्लिश में दिया है, ये मैंने केवीएस मैदान से देखा है। तो ये दोनों सात, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है, कोहेरेंट इंग्लिश वाले में है ना, और कंसिडरेशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों आप याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 7C के क्वेश्चन आएंगे और आपको पूछेगा विच वन इज नॉट इन नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है। तो आपको जो जरूरी है वो याद होने चाहिए। तो सात एकदम ध्यान से याद कर लो। पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है कंसाइसनेस, फिर होता है कंसिडरेशन, फिर है क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस मतलब कोई भी चीज पूर्ण हो, कंसाइज मतलब संक्षिप्तता, कंसिडरेशन मतलब विचार, कि लोगों के विचार को हम कंसीडर करें, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, कंक्रीट मतलब स्थूलता, शिष्टाचार कर्टसी, करेक्टनेस मतलब कोई भी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, दोष रहित। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगी आगे चल के, ये पॉइंट्स है। इंग्लिश में देख लीजिए। The 7C provide a checklist for making sure that communication is a form of teaching, कि हम जब भी कम्युनिकेट करें तो इट शुड बी ना फॉर्म ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग में क्या होता है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपको एक गलत वर्ड बता दूं तो आप जाके बाद में उसको गलत ही लिखोगे। तो मेरा मेरा कहना क्या है कि मैं सब कुछ आपको सही बताऊं। तो 7C का उपयोग कहाँ किया जाता है? जनरली टीचिंग में किया जाता है।
जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप योग का इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप बोलो फॉरवर्ड बेंडिंग और किसी को सुनाई दिया बैकवर्ड बेंडिंग, तो क्या होगा भाई? आप इनहेल करने को बोलो और कोई एक्सहेल कर दे तो क्या होगा? गलती होगी ना। तो इंस्ट्रक्शन में, टीचिंग में और अदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका ईमेल्स भेजो, ईमेल भेजते हो तो थोड़ा गलत नहीं होना चाहिए, वो भी ईमेल फॉर्मल ईमेल की बात चल रही है। मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, कॉल, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन इज वेल कंस्ट्रक्टेड एंड क्लियर सो दैट द ऑडियंस गेट मैसेज, ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, जो सुनने वाली जनता है उसको सही तरीके से रिसीव कर सके। अब इसमें क्या है देखिए, इसका पहला पॉइंट है क्लियर, तो हिंदी वाले में क्लैरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। कंसाइज, दूसरे हिंदी वाले में भी सेकंड पॉइंट में कंसाइजनेस दिया है। फिर है कंक्रीट, तो हिंदी वाले में भी दिया हुआ है कंक्रीटनेस। फिर है करेक्ट, तो हिंदी वाले में करेक्टनेस। कोहेरेंट नहीं दिया है, लेकिन कोहेरेंट मतलब यहाँ पर होता है हमको लोगों के विचार को सोचकर चलना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कंप्लीटनेस, ये नीचे दिया गया है, इसमें लिखा है कॉर्टियस, मतलब कि कर्टसी, शिष्टाचार। अब ये 7 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये 7 पॉइंट होते क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? यस मैम। मैम Yes, ma'am. सीक्वेंस में तो याद करना नेसेसरी है क्या, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दोनों में? नहीं, सीक्वेंस नहीं, लेकिन ये 7 होते हैं, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ओके मैम। ये 7, अगर मैं यहाँ पर कॉन्शियसनेस लिख दूं तो बताइए होगा या नहीं? मैं एक सी में डाल दूं कॉन्शियसनेस, तो वो यस रॉन्ग मैम, है, होगा होगा। अरे कॉन्शियसनेस कहाँ दिया पॉइंट में? यस नहीं, पॉइंट में नहीं दिया है होगा। तो मैम पॉइंट, वो मैं बता रही हूँ, वो 7 चीजें किसी ने बताया है कि ये 7 चीजें होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि देखो होते तो बहुत सारे सी, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो चीजों को बोलेंगे नहीं, लेकिन इन 7 चीज में इनको इंक्लूड किया गया है, तो इनको आपको याद रखना है वो 7 चीजें क्या है, ठीक है। समझ में आई चीजें? जैसे हम यस 4S की बात करते हैं रिसर्च में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4S होता है, ठीक है। तो वैसे इसमें 7 चीज होते हैं, इसमें भी 4S है शायद, मैं बताऊं तो वो चीज आपको याद रखनी। अब पहला होता है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीट मतलब मैं जो चीज आपको बोलूं वो आधी अधूरी ना हो, पूर्ण हो। क्या संदेश में वह सूचना है जिसकी आवश्यकता है? अब मान लीजिए मुझसे कुंज ने पूछा कि मैम मुझे आप फॉर्मल समझा दीजिए, ठीक है। सो फॉर्मल मुझे समझ में नहीं आया और मैं आपको डायरेक्शनल समझा रही हूँ, तो क्या मैं सही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्या? नो मैम। नहीं, मतलब कि जो बोला गया है, जो पूछा गया है वो समझा। इसी को ही रिसर्च में क्या बोला जाता है? रिलायबल, वैलिड, मतलब कि जो पूछा जाए वही। वैलिडिटी, मान लीजिए आप माइग्रेन का टेस्ट कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चनर माइग्रेन का होना चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चनर हार्ट अटैक का नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक का क्वेश्चनर नहीं आता, मतलब मशीन बता रही हूँ। अगर आपको किसी का ब्रेन का चेकअप करना है तो आप ईईजी लगाओगे या ईसीजी लगाओगे? ईईजी। ईईजी लगाओगे, ठीक है। और ईसीजी कब लगाओगे? जब हाँ। हार्ट की हार्ट से संबंधित हार्ट के लिए। है ना। तो हम कंप्लीटनेस मतलब ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप उसको कंप्लीट लिखो, जो पूछा गया है वो आंसर दो। और यही चीज लैक करते हैं बच्चे एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं, आंसर कुछ और लिख के आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए टीचर डायरेक्ट नंबर काट देते हैं। तो चाहे आप 1 पेज लिखो चाहे 2 पेज लिखो, लेकिन जो टीचर को चाहिए वो नहीं लिखोगे आप तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीटनेस मतलब होता है क्या संदेश में वह सूचना है जिसकी आवश्यकता है। संदेश में वह सभी आवश्यक तथ्य और सूचना शामिल हो जिसकी आवश्यकता संदेश प्राप्तकर्ता को हो, मतलब जो रिसीवर चाहता है वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर बनाऊं आपके लिए कि डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, और आप वहां पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिख रहे हो, तो मुझे तो वो सूचना नहीं मिल रही जो मैं मांग रही हूँ। तो चाहे आप 1 पेज में सही सही टाइप भी लिख दोगे तो मैं आपको 1 नंबर भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे डेफिनेशन चाहिए थी भाई, है ना। अब हम आते दूसरा, कंसाइसनेस, मतलब कि हम जो भी बातें लिखे उसको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, संक्षिप्त वे पे लिखे। संदेश में आवश्यक बातें ही हो, भराव शब्दों का प्रयोग ना करें। अब लोग सोचते हैं ना 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरी में, जनरली देखना लिखा रहता है कि आपको 500 वर्ड में लिखना है, ठीक है। लेकिन दीर्घ उत्तरी तो लोग 10-10, 15-15 पेज लिख देंगे।
वही वर्ड को ना 3-4 बार लिख देंगे, उनको लगेगा टीचर्स तो देख ही नहीं रहे भैया। तो हम क्या करते हैं, वही वर्ड को इतना लिख देंगे तो हाँ लगेगा अरे देखो भरा भरा दिख रहा है, 10-15 पेज है, बढ़िया नंबर मस्त वाले मिल जाएंगे। लगता है कि नहीं लगता? लगता था ना जब हम स्कूल पढ़ते थे, है ना? हाँ, कुछ लोग गाना भी लिख देते हैं। और जनरली जब बोर्ड एग्जाम आप देने जाते थे तो हमें लगता था फ्री के नंबर मिल जाएंगे, बोर्ड में तो ऐसी कॉपी चेक होती है, तो हम भर देते थे। तो वैसा नहीं करना है, कंसाइसनेस मतलब जो पूछा जाए वही लिखना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा मतलब संक्षिप्त में होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब विचार, संदेश प्राप्तकर्ता या दर्शकों के स्तर का ध्यान रखना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं आप लोग को कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और मैं इतने भयानक भयानक इंग्लिश का यूज कर रही हूँ कि आपको समझ में ही ना आए, आपके विचार तक वो बातें जाए ही ना। तो कंसिडरेशन मतलब मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से आपको समझ में आता है। कंसिडरेशन मतलब मेरे सामने वाले या रिसीवर या प्राप्तकर्ता के विचार को ध्यान में रख के मुझे संदेश को भेजना है, ठीक है। ऐसा समझ में। जनरली क्या करते हैं हम, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, हम करते हैं ना, करते कि नहीं करते व्हाट्सएप पे मैसेज? यस मैम। जी मैम। कुछ लोग होते हैं इतना शॉर्ट लिखते हैं, अब क्या कर रही हो को KKRH लिख देते हैं, भाई क्या कर रही हो, है ना, KKRH। थैंक यू को TY लिख देते हैं। अब समझ में आने लग गया, पहले वो भी समझ में नहीं आता था, है ना। लिखते हैं लोग, बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, है ना। और कुछ कुछ लोग पूरा लिखते हैं जिनको आदत होती है, लेकिन बहुत लोग इतना शॉर्ट लिख देंगे तो समझ ही में नहीं आएगा भाई लिखे क्या हो तुम। तो इतना ऐसी चीज लिखना सामने वाले तक समझ में आए। अब आप लोग फ्रेंड्स को भेजो वही मैसेज, उनको समझ में आएगा। आप अपने मम्मी पापा को लिखोगे क्या करे तो के मम्मी पूछेगी बेटा क्या लिख के भेजी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें लिखना या बताना जो सामने वाले के विचार तक समझ में आए, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब संदेश प्राप्त करता है या उनके स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अब जब भी हम कोई संदेश भेजे तो उनकी आयु का ध्यान रखें कि हम लोगों को तो भैया शॉर्ट वर्ड समझ में आते हैं, मम्मी पापा को समझ में नहीं आएंगे। शिक्षा का स्तर देखना है ना, कि हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज जरूरी है। अब मान लीजिए आपको बोल दिया गया पढ़ाने जाने को, कौन से, मैंने आपको बोली कि आप कम्युनिकेशन जाइए, 5वीं के बच्चों को पढ़ा के आइए, 5th क्लास के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा बताइए, क्या डिफरेंस होगा? हाँ, 5th क्लास वालों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने अभी साइंस और मैथ पढ़ाई जा रही है। हाँ, तो उनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं। अब देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में भी हमने पहली दूसरी में भी मैथ पढ़ी है, तब भी हमारे सब्जेक्ट में था मैथ, 5th में भी मैथ था, 9th में भी मैथ था, 12th में भी मैथ था। डिफरेंस क्या था सब में? अभी तक जो मैथ लिए वो भी मैथ पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड, भाषा का। लेवल मैम लेवल जो बढ़ता जाता है हम लोग का। लेवल बढ़ रहा है हमारा। पढ़ते तो 1 2 3 4 पहले भी हम थे, अब XY YX AB A+B स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो चीजों को हम क्या करते हैं, डिफिकल्टी बढ़ाते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग। तो कंसिडरेशन में याद रखना हमेशा हमें वैसी चीज बोलनी है जो लोगों की शिक्षा का स्तर, मानसिकता आदि बिंदुओं पर ध्यान दे। फिर आता है क्लैरिटी, तो हमको सब चीज अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है, कि सामने वाले को समझ में आए। कुछ लोग, अब देखो मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती इसलिए मेरा हिंदी कंप्यूटर में नहीं आती, मतलब इसलिए कंप्यूटर में हिंदी अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी हिंदी में का और की मात्रा में कंफ्यूज होते हैं। छोटा का को बड़ा का, बड़ा का को छोटा का, ऐसे लिखते हैं। तो हमको क्लैरिटी रखनी भैया, स्पष्ट लिखो कि बोलना क्या चाह रहे हो। थोड़ा सा भी आपका है और है में अंतर आ गया ना, मतलब बिंदी में मैं और मैं दोनों में अंतर होता है, तो ये चीजें लोग नहीं समझते। तो आप जो भी लिखो उसमें क्लैरिटी हो, स्पष्ट वर्ड लिखो, कहाँ पर क्या यूज करना है, ठीक है, या बोलो तो भी। अब आता है कंक्रीटनेस, स्थूलता। बातों को घुमा फिरा कर नहीं रखे कि हम बोलना, आपने मुझे पूछा कुछ और, अब मैं पूरी दुनियादारी की बात बता रही हूँ फिर लास्ट में आई। तो हमेशा चीजों को घुमा फिरा कर नहीं, एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करो। और यही करते हैं लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं, नहीं आता ना आंसर, हाँ सर, सर पूछे कि बेटा आसन क्या होता है, आसन की डेफिनेशन बताओ, नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि पतंजलि में आसन की डेफिनेशन बताओ, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्थिर आंसर? सुखमासन। स्थिर सुखमासनम। हम अब जिसको नहीं बनेगा वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं बनता है, वो क्या बोलेगा, सर घृण संहिता में आसनम भवेद्रम लिखा है, आसन मतलब हम जिसमें बैठते हैं, और एक आसन वाला जो हम करते हैं। घृण संहिता में 84,000 आसन के बारे में बताया गया, उसमें से 32 आसन इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट चीज तो बता ही नहीं रहा बंदा भाई, अलग ही चीज बता रहा है। तो क्या बोला गया है कि हम स्थूलता मतलब वैसी चीजों को बताएं जो हमारे जरूरी है, घुमा फिरा कर चीजों को ना रखें।
इसमें हमें आंकड़ों और तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए। हम जब भी कुछ आंसर लिखते हैं ना, तो आप अगर कुछ रिसर्च की चीजें या कुछ फैक्ट्स लिखते हो तो आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। जब आप कोई बात करते हो, यही होता है डिफरेंस वक्ता में और एक जनरल बात करने। जो वक्ता होता है, जो अच्छी बातें करता है, जो कवि होता है, वो स्पष्ट वर्ड रखते हैं, इस फैक्ट रखते हैं। जब आप यूट्यूब में वीडियो देखने जाते हो, तो जो लोग आपको फैक्ट देते हैं, आपको वो ज्यादा पसंद आएंगे, ना कि जो बकवास करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट से आपको चीजें समझ में आती हैं। फिर होता है कर्टसी। कर्टसी मतलब शिष्टाचार। हमें लोगों को ऐसा नहीं बोलना है कि लोगों को परेशानी हो। हमें कोई भी बात रखनी है तो सम्मान से रखना है। संदेश ऐसा होना चाहिए जो संदेश की अभिव्यक्ति के साथ प्राप्त करने वाले का सम्मान भी करे। ठीक है, आप मैसेज तो भेज दिए, आपको उनके प्रति सम्मान है या नहीं है वो भी देखते। ठीक है, और आपके भाव बताने वाला हो। किसी किसी का आप मैसेज पढ़ते हो, मान लीजिए आपके पास दो लोग के मैसेज आए, एक अननोन का एक नोन का आया है। ठीक है, नोन के आप हर भाव को जानते हो, आप पढ़ते हो ना तो लग रहा होगा आपको कि वो बंदा पढ़ के सुना रहा है। आपको लगता है, नहीं लगता है कि वो मुझे पढ़ के सुना रहा है वो मैसेज? तो जी। शिष्टाचार मतलब कि हमें हमेशा विनम्र होकर, चिंतनशील होकर, विवेकपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और उत्साही होकर मैसेज करे या सही शब्दों का उपयोग करे। करेक्टनेस मतलब कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, भाषा में सही स्तर का प्रयोग करना चाहिए और सही तथ्य और आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 चीजें आपके उसमें होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बस आपको ना चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या है ना। एक सेकेंड। मैम वो 3 इडियट्स में जैसे वो मशीन की डेफिनेशन बोलता है हाँ बहुत बड़ी बड़ी भाषा में। हाँ, वही तो। जो क्या नाम रहता है उसका, नाम नहीं याद आ रहा। अरे रणछोड़ आमिर दास। खान और वो दूसरा। हाँ, दूसरा वाला, जो उसका दूसरा वाला फ्रेंड है, वो ज्यादा बड़ी लैंग्वेज बोलता है, समझ में नहीं आता लोगों को। अपने आप को होशियार समझता है जो। ठीक है, तो वही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लिया, एलिमेंट क्या होते हैं देखिए। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वो कम्युनिकेशन के टाइप में भी आता है। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये टाइप में भी आता है। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहा है, जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है और क्या क्या उपयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो 2 प्रकार का होता है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अभी मैंने आप लोग को इंट्रापर्सनल बताया था, ये इंटरकल्चरल है, 2 कल्चर के बीच में। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन और लास्ट में आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में भी है और आपका टीचिंग के सब्जेक्ट में भी है। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाला है जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल मतलब क्या होता है? जिस संचार में संदेश में भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये 2 प्रकार का होता है। अब हम बोल के भी शब्दों को करते हैं, मतलब मौखिक रूप से भी, ओरल, और लिख कर भी शब्दों को बताते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लिखने वाले में तो हम बोलते नहीं है, लेकिन प्रयोग तो कर रहे हैं ना भैया शब्दों का। ब्लैंक कॉपी तो छोड़ो, क्योंकि शब्द भी बोलते हैं। जब आप किसी का पत्र पढ़ते हो, आप पढ़ते अपने आप नहीं हो, सामने वाला आपको एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पत्र हो गया या कॉपी हो गई। तो वर्बल जो होता है वो शब्दों और भाषा का उपयोग करता है। तो बोलने में जब हम उपयोग करते हैं तो ओरल, और जब हम लिखने में उपयोग करते हैं तो उसको रिटन। तो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, ओके, दैट इज बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स, जिसको हम ओरल कहते हैं, एंड रिटन, जिसमें हम रिटन और ओरल कहते हैं। अब आता है पहला ओरल। ओरल को बोलते हैं मौखिक, मतलब बोल के। ठीक है, हम लोग बचपन में थे तो हमारे पेपर होते थे, एक रिटन एग्जाम, एक ओरल एग्जाम। होता था या नहीं होता था? जब एकदम आपके बच्चे होंगे, आप लोगों के छोटे छोटे होंगे, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में होंगे, तो शुरू शुरू में जब बच्चे नहीं लिख पाते तो उनसे क्या कराया जाता है? ओरल एग्जाम लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? कि ABCD लिख नहीं पाते हैं वो बच्चे, KG1 KG2 में होते, तो उनसे बुलवाया जाता है। होता है। वैसे ही 2 प्रकार के कम्युनिकेशन है हमारे पास। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओरल में बताया गया है मौखिक संचार में आमने सामने बातचीत होती है। 2 लोग होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ये कब होगा?
ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, बातचीत होगी, भाषण होगा, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होगा, उसमें भी हम बोल के बात करते हैं, ठीक है, या वार्तालाप कर रहे हैं किसी से, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में लोग बोलते भी है और हम सुन भी सकते हैं उसको, टीवी और रेडियो, इन सब में मौखिक संचार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए एक वर्ड है, इसको अच्छे से रखिएगा सही मीनिंग में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओरल में हम चीजों को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझा सकते हैं, तो ये इसके लिए एक एक्रोनिम्स है ओरल के लिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि ये एक्रोनिम्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे ओरल कम्युनिकेशन के लिए या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। जी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू मौखिक संचार में पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज प्रभावित करती है, होती नहीं है इसमें, प्रभावित करती है। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते मुझे जहां पर ज्यादा फोर्स देना है वहां पे मैंने क्या किया, अपनी पिच, अपना वॉल्यूम को बढ़ा लिया, ठीक है। पिच मतलब इंटेंसिटी क्या है, स्पीड मतलब मैं मूवमेंट क्या है, क्लैरिटी मतलब शब्द मैं सही बोल पा रही हूँ या नहीं। कुछ कुछ लोग शब्द जब बोलते हैं तो आधे शब्द अंदर खा जाते हैं और आधे बाहर बोलते हैं। तो ओरल के समय आपको पैरा लैंग्वेज प्रभावित करती है, होती नहीं है पैरा लैंग्वेज, इसमें प्रभावित करती है, याद रखना, ठीक है। पैरा लैंग्वेज आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना। वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है पैरा लैंग्वेज। हाँ पूछिए गौरव जी। टीवी पे कैसे होता है जी मौखिक कम्युनिकेशन? अरे भाई, टीवी, यहाँ पर आप वो मत देखिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं, टीवी पे लोग बोलते हैं ना, बोल के तो बोलते हैं। ओरल मतलब बोलना, वो बोलने का उपयोग करते कि नहीं करते हैं। टीवी पे आप कोई सीरियल देखते हो, समाचार देखते हो, तो वो लोग बात करते हैं, नहीं कर, सुनाई देता आपको उसमें। हाँ जी, लेकिन आपस में करते हैं इसको वो। अब देखो, याद रखना, इसको आप मास कम्युनिकेशन से बिल्कुल कंपेयर मत करना, दैट इज अ डिफरेंट टाइप। ओरल मतलब जहां पर शब्द का उपयोग हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। टीवी के अंदर, टीवी बंद रखोगे तो कोई नहीं बोलेगा, टीवी चालू करोगे तो बोलेंगे ना, तो वैसा ही। हाँ, अब क्या कंफ्यूजन है, बोलिए गौरव जी, और कंफ्यूजन कोई। जहां पर भी हम शब्द का उपयोग करते हैं वो मौखिक होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए टीवी चल रही है, आप टीवी को म्यूट कर दो, ठीक है, टीवी को आपने म्यूट कर दिया और आपको शब्द सुनाई नहीं दे रहे, वो लोग शब्द बोल रहे हैं, तो वहां पर आप इशारों से समझने की जब कोशिश कर रहे हो उसको, तो वो नॉर्मल, लेकिन वो हमेशा तो इशारे देंगे नहीं भैया, हर चीज को इशारे में बोलेंगे नहीं। इशारे में मतलब हम नॉन वर्बल का, जहां पर भाषा उपयोग नहीं की जा रही है दैट इज नॉन वर्बल, जहां पर भाषा उपयोग की जा रही है दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसको हमेशा अलग रखना, मास कम्युनिकेशन से जोड़ मत दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं लाभ में। ओरल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है, यह शीघ्र प्रतिक्रिया देता है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप जल्दी सुन पा रहे हो, आप जल्दी सुनोगे तो जल्दी आंसर दोगे मुझे, तो ओरल में शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। इनके बीच में वक्ता और श्रोता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, मतलब एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे को सही तरीके से समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। अब इसका बेनिफिट मैं थोड़ा इंग्लिश में बताती हूँ। इट इज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल। बच्चा बचपन से जब भी पैदा होता है, एक्सेप्ट जो नहीं बोल पाते उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो लोग बोल पाते हैं तो उनके लिए नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हम बोल के ही अपने इन्फॉर्मेशन को देंगे, तो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल है। इट इज देयरफॉर इजी टू अदर्स टू अंडरस्टैंड। मैं जब आपको बोल के कोई चीज समझाऊंगी तो आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। चॉइस ऑफ वर्ड जनरली सूट्स द लिसनर। अब आपको जो वर्ड अच्छा लगता है वही वर्ड का मैं उपयोग करूंगी, ठीक है, और वैसे ही वर्ड द्वारा आपको कम्युनिकेट करूंगी। इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल। देखिए, तो हर वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल सपोर्ट करता ही करता है, नॉन वर्बल के बिना वर्बल कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉन वर्बल एक अलग बिना शब्द के होता है, लेकिन नॉन वर्बल सपोर्ट करता है वर्बल को। इट कैन डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। अब देखो, हमेशा कोई चीज के फायदे हैं तो बुराई भी होगी भैया, है ना। अब आप लोग, हर किसी के अंदर एक अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी होती है, वैसे ही यहाँ पर है। बुरी चीज क्या है, बोले गए शब्द अस्थायी होते हैं, जो सुना जाता है वह अक्सर भुला दिया जाता है, उपयोगकर्ता यह सोचने में असमर्थ होते हैं कि वह क्या बोल रहा है। देखो,
अस्थायी रहते हैं, मान लीजिए जनरली लड़ाई इसी वजह से होती है, जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो किसी ने किसी को बुरे शब्द बोल दिए, ठीक है, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, तुमने मुझे बुरे शब्द बोले, बोलेगा मैंने कब बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला आपको। तो बोले शब्द हमेशा भुला दिए जाते हैं, कोई उसका ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। इसीलिए आज के जमाने में मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, लोगों को दे देते हैं किसी इंफॉर्मेशन को करने के लिए। इसीलिए जब भी बोला जाता है कोई सीरियस चीज चल रही हो या किसी से बात चल रही हो तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, क्योंकि लोग जो भी वो होते हैं जो डायलॉग ज्यादा मारते हैं, ठीक है, ड्रामेटिकल जो बातें ज्यादा करते हैं, वो हमेशा यही करते हैं, आपको बुरा बोल देंगे, पीछे से बोलेंगे मैंने कब बोला। तो वर्ड ओरल का ये बैक वो है, इसका ड्रॉबैक है कि अस्थायी होते हैं, बोला लोग बोल देते हैं और फिर मानते नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। दूसरा, जो सुना गया है वो अक्सर भुला दिया जाता है। अब मैंने आपको बोला कि आप नोट्स मत देखो, मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट भी नहीं करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगी, ना मैं आपको नोट्स दूंगी, बस मैं आपकी रोज क्लास लूंगी और आपको लिखना भी नहीं है, केवल मैं बोल रही हूँ रोज क्लास। तो आपको वो चीज कब तक याद रहेगी बताइए? कब तक याद रख सकते हैं उसको आप? कितने दिन तक याद रखेंगे भाई? 1-2 दिन तक। कुछ एक दो समय दिन, के फिर लिए। आप एग्जाम दोगे तो भूल जाओगे। तो ये चीज है, बोली गई चीज हमेशा भूल जाती है, ठीक है, हम भूल जाते हैं उस चीज को। दूसरा होता है ये सोचने में असमर्थ रहता है कि उसने क्या बोला। जब मैंने कुछ बोला होगा, अब मैं दोबारा, अब देखो बार बार मैं कहाँ पर आ रही हूँ, स्लाइड में, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर थी, अब मुझे यहाँ से आगे करना है। अगर मैं यहाँ पर नहीं प्रेजेंट करती स्लाइड, केवल बात करती, तो मैं आपसे बार बार पूछती मैं कहाँ पर थी, अच्छा मैं कहाँ पर बात कर रही थी, तो वो भूल जाता है कि उसने बोला क्या है, वो क्या बोल रहा था, ठीक है। तो लिमिटेशन एक बार इंग्लिश में देख लो, वर्ड्स स्पोकन डिसअपियर इनटू थिन एयर, जो हम बोलते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं वायु के साथ। द वर्ड्स आर टेम्परेरी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में चीजें परमानेंट रहती हैं, लेकिन वर्डिंग में परमानेंट नहीं रहता है। इसलिए जब आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करोगे, इसके लिए आप लिख के दो मुझे, राइट एन एप्लीकेशन फॉर दैट, है ना, कि आप मुझे लिखित में दे रहे हो कि आप दोबारा ऐसा नहीं होगा आपके साथ, या आप नहीं करोगे। फिर है व्हाट इज हियर इज ऑफन फॉरगॉट, वो जो सुना है वो भूल जाया जाता है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम अदर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओरल कम्युनिकेशन जब मैं करती हूँ तो उसमें मैं जिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मान लीजिए मैंने बॉडी गेस्चर या पोस्चर का उपयोग किया है कुछ भी, तो वो हमेशा काम नहीं आएगा, मतलब हर कल्चर में काम नहीं आएगा। मान लीजिए हम सभी इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे लिए प्रणाम, अगर मैं नहीं भी बोलूं आपको प्रणाम और इस तरीके से हाथ जोड़ू, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या है भाई इसका मतलब? प्रणाम, नमस्ते बोलती। ठीक है। अब अगर मैं आपको नहीं बोलूं और इस तरीके से करूं तो इसका मतलब क्या है? कीप साइलेंट। कीप साइलेंट, ठीक है। मैं आपको कुछ ना बोलूं और एक ऐसा इशारा करूं, मतलब समाचार। तमाचा मारूं, ठीक है, और केवल हाथ दिखाऊं इस तरीके से, तो आशीर्वाद है ये, ठीक है। लेकिन कुछ कल्चर में ये बैड वर्ड माना जाता है, इसके लिए बैड सिंबल है सीधे हाथ दिखाने को, कुछ जगह पर, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं कहीं पर अलग है। ऐसे जापान में बहुत सी चीज है जो इंडिया से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है ना। तो इसीलिए जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन के टाइम पे कोई भी गेस्चर या पोस्चर का उपयोग करते हैं तो अदर कल्चर वाले के लिए वो ड्रॉबैक की तरह काम करता है, वो उसको नहीं समझ पाता। तो जो नॉन वर्बल चीजें वर्बल में काम आती है हमारे, वो अदर कल्चर के लिए काम नहीं आती हैं, ठीक है, आया समझ में? अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब आता है हमारा रिटन। रिटन करा के फिर मैं आप लोग को कल पढ़ाऊं, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, किसी भी लिखित दस्तावेज, रिटन भी वर्बल का ही टाइप है, पहला टाइप था ओरल, दूसरा है रिटन। किसी भी लिखित दस्तावेज के माध्यम से किए जाने वाले संचार को हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार मतलब किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन जा रही है लेकिन लिखा है, यहाँ पर शब्द का उपयोग है, इसलिए इसको हम वर्बल कहते हैं। अगर यहाँ पर शब्द नहीं होते तो हम इसको क्या बोलते, क्या बोलते भाई? रिटर्न, ओरल। नॉन वर्बल। वर्बल, सॉरी। मतलब है लिखा हुआ, या भाषा होगी या शब्द होंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द और भाषा दोनों, यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं हम लेकिन लिख रहे हैं, ठीक है, भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, वर्बल है। और उपयोग नहीं होगा भाषा का तो वो नॉन वर्बल। आया समझ में?
इसमें भाषा, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। यह पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि से प्रेषित किया जाता है। रिटर्न, जब भी आप कोई पत्र भेजते हो, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली आप किसी को कोई पत्र लिखते हो या कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हो, तो आप मान लो छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हो अपने स्कूल में, तो क्या लिखते हो आप? सबसे पहले, सेवा में श्रीमान अध्यापक महोदय, मान्यवर दिस सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। तो हम जो शब्दावली का उपयोग करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं लिख दूं वहां पर कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगी क्लास में, अगर मैं ये लिख के दे दी तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, जल्दी बताइए, व्हाट विल दैट इम्पैक्ट? बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं वहीं पर सही वर्ड का यूज करूंगी तो वो चाहे मुझे छुट्टी दे भी दे, लेकिन मैं 2 वर्ड में लिखी उसको भी मैं हूं और वो भी मैं लिखी हूँ, लेकिन दोनों हमारे इमोशन बता रहे हैं। एक में इमोशन क्या है कि मैं रूडली बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो मैं उनके ऊपर एहसान कर रही हूँ छुट्टी लेके कि सर मेरी तबियत खराब, मेरे को छुट्टी दे दो। और एक लिखी सविनय नम्र निवेदन है, मेरी तबियत अचानक खराब होने जाने की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो सकती, तो किंतु सॉरी जो भी है, मतलब मुझे छुट्टी देने की कोशिश करें, आपकी आज्ञाकारी शिष्या मीनाक्षी सर आप। तो वो आराम से दे देंगे छुट्टी, 10-15 दिन की दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है कि रिटन कम्युनिकेशन में हमारी शब्दावली, व्याकरण, लेखन शैली, भाषा, स्पष्टता आदि को प्रभावित किया जाता है। अब मान आप क्लास में रहे होंगे स्कूल में, मेरे साथ तो हमेशा होता था कि हम लोग सब हिंदी जानते थे स्कूल में, है ना, 50 लोग हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, सब हिंदी जानते थे, लेकिन किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवाए थे तो सर किसी एक को बुलाते थे, तुम आओ, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम सही वर्ड लिखते हो। क्यों बुलाते थे भाई उसको? वो जो लिखेगा वो इन्फॉर्मेशन सही जाएगी, बाकी लोग को बुरा लग जाता। तो जनरली मेरे साथ और मेरी फ्रेंड्स साथ हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे जाके। तो इसीलिए ये चीजें होती है, लेखन शैली का उपयोग करना सही, आप भाषा का सही उपयोग करो, स्पष्ट होनी चाहिए चीजें। यह व्यवसाय कौशल में अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट राइटर का एक जॉब आती है, देखा होगा, बहुत जॉब चली इस समय कंटेंट राइटर की, देखा है आपने? और बहुत से लोग यस अपना मैम। पेज बनाए हैं, उसमें वो लोग अपना अपना शायरी डालते हैं, उनकी शायरी खूब चलती। क्यों? क्योंकि वो एकदम सटीक वर्ड यूज करते हैं, कविता से ही बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो हमें याद रखना है रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है? इसको भेजने से पहले संशोधित और संपादित किया जाता है। जब आप किसी को कुछ भेजोगे तो आप मान लो लिख रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन आपने किसी को एक बार जो बोल दिया उसको आप वापस नहीं ले सकते। चाहे आप 10 सॉरी बोलोगे तो भी वो व्यक्ति आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन आप लिख रहे हो कोई चीज तो आप उसकी गलती पढ़ोगे, फिर आप दोबारा उसको करेक्ट कर सकते हो। तो भेजने के पहले इसको संशोधित और संपादित किया जा सकता है। यह भेजे गए प्रत्येक संदेश का रिकॉर्ड प्रदान करता है। आप कभी भी कुछ चीज भेजते हो तो आपको उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि आपने क्या क्या भेजा लिख के, जिसको सहजता से बाद में भी पढ़ा या अध्ययन किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, जनरली मेरी बात होती है सबसे, अब एक इंसान है बहुत काम करता है, ठीक है, किसी ने मुझे कुछ काम दिया, किसी ने कुछ काम दिया, तो मैं जनरली ये बोलती हूँ भाई कि मुझे आप एक मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पे, जिससे मुझे याद रहे, मैं बाद में पढ़ सकूँ उसको। क्यों? क्योंकि जो बातें बोल दी गई हैं वो, अगर मान लीजिए आप किसी का नंबर पूछ रहे हैं कि मुझे टेलीफोन नंबर बताना निगम का, मेरे को उससे बात करनी है, ठीक है, तो मैं निगम का नंबर पूछ रही हूँ किसी से, किसी ने मुझे मुंह से बोल दिया, अब मैंने लिखा नहीं कहीं पर, अब मुझे कब तक याद रहेगा भाई? मैं उसको क्या बोलूंगी कि तू मुझे निगम का मैसेज कर दे, निगम का नंबर, तो मैं बाद में भी दे सकती हूँ, उससे बाद में भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो रिटर्न में ये हमारा लाभ होता है कि सहजता से बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी हम उचित प्रतिक्रिया देते हैं, और यह प्राप्तकर्ता को पूरी तरह समझने में सक्षम बनाता है, चीजों को वो समझ पाता है। अब इसको आप एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अ मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड मैनी टाइम बिफोर बीइंग सेंट। मैसेज को हम कितने बार भी वही एडिट और रिवाइज कर सकते हैं, सो इट मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर, एरर के चांस कम हो जाते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज, इसका रिटर्न में है तो रिकॉर्ड तो होगा ही, एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी और रेफरेंसेस। A written message enabled a receiver to fully understand it and send appropriate feedback, तो व्यक्ति सही तरीके से फीडबैक दे सकता है। It bring in element of impersonally and more objectivity, ये हमको क्या होता है, एक एलिमेंट देता है, इम्पर्सनली भी चीजों को बता सकता है, मतलब चीजों को सही तरीके से समझाता है, इसका मतलब यही है। अब इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे भैया, है ना। अब मान लीजिए आप किसी से फोन में बात कर रहे हैं और आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो,
तो किसका रिप्लाई जल्दी मिलेगा? फोन पे बात कर रहे हैं। फोन बात करें तो फोन पे इसलिए ना हमको शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ओरल में हम किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं तो फिर भी हमें चीजें जल्दी समझ में आएंगी, लेकिन इसमें हमें शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं होती। अब मान लीजिए आप किसी को मैसेज कर रहे हो, मतलब किसी को आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा ऑनलाइन हो उतने टाइम में वो मैसेज देने के लिए, इसलिए हम जनरली कॉल कर देते हैं लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ठीक है। इसमें रचना में अधिक समय लगता है। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं ना तो हम इतना सोचते हैं कि इसको बनाने में हमको टाइम लगता है ना। अब अगर आपको मैं क्वेश्चन पेपर देती हूँ, क्वेश्चन आपका बनाया जाता है, सेट किए जाते हैं क्वेश्चन आपके कॉलेज के लिए, तो टीचर्स उसको लिख के देते हैं। तो लिख के देने में और बोलने में बहुत टाइम लगता है। तो लिख के देते तो अरेंजमेंट रहता है लेकिन टाइम ज्यादा देता है। हर कोई लिखने में अच्छा नहीं होता। अब मान लीजिए किसी को लिखना ही है, मैंने बोला अच्छे लोग हैं तो ठीक है लिख दिए, लेकिन कुछ कुछ लोगों की राइटिंग इतनी खराब होगी समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग मात्रा ही अलग लिखेंगे, राइटिंग बहुत सुंदर होगी लेकिन मात्रा लिखना नहीं आएगा उनको, तो ये चीज होती है। तो रिटन कम्युनिकेशन में नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन में टेक मोर टाइम। यूजुअली कम्युनिकेशन इज मिक्स और बोथ ओरल एंड रिटन, ठीक है। तो ये कभी कभी मिक्स भी हो जाता है ओरल रिटन। अब आता है एक चीज निमोनिक्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जो जिसका उपयोग सबसे ज्यादा मैंने अपने नेट के एग्जाम के लिए किया है। क्या किया है? कोई भी चीज को हम शॉर्ट में जब याद करते हैं, हमें चीजें नहीं याद होती हैं। कोई संक्षिप्त नाम, पहली कविता, ये पहेली है ठीक है, पहेली नहीं हो क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा वो हो गया। पहली कविता या मानसिक छवि कुछ याद रखने में मदद करती है, वह निमोनिक्स कहलाती है। हम कोई भी चीज को जब शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आयुर्वेद हमने पढ़ा होगा, तो वात का नाश करने वाले रस कौन कौन से होते हैं? तो मधुर, लवण, अम्ल होते हैं, ठीक है। अब भैया इसको हम याद कैसे करेंगे? तो एमएलए याद कर लिया मैंने, एमएलए केटीके, है ना। तो हमें चीजें शॉर्ट में ट्रिक में याद होती है। तो निमोनिक्स मतलब जब हम चीजों को ट्रिक्स में याद करते हैं। दिस इज समवॉट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, मेनली अबाउट लर्निंग। लर्निंग में हम इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। और रिकॉलिंग द वर्ड्स, बड़ी बड़ी चीजें याद नहीं होती तो हम छोटा चीज बनाते हैं जिससे वर्ड रिकॉल रहे। नंबर और फैक्ट याद रखने के लिए, अब जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, हिस्ट्री में इतनी चीजें हैं कि हमें समझ नहीं आती, तो उसके लिए हम कुछ निमोनिक्स बनाते हैं। ये वर्क करती है एक मेमोरी डिवाइस की तरह, दैट हेल्प्स लर्नर रिकॉल लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चीजों में हम कर सकते हैं, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ लिस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसमें जब हमें किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बड़ी बड़ी होती है, उनको हम शॉर्ट में कैसे याद करें, तो हम लिख लेते हैं। कोई स्टेप्स है, अब जैसे मैं आपको बोलूं रिसर्च की स्टेप्स याद करना है ना, तो रिसर्च की स्टेप कैसे याद करोगे भाई? 8 स्टेप है, उनमें से भी हर स्टेप में कोई कोई चीज है। तो मैंने क्या किया था रिसर्च स्टेप याद करने के लिए? लव बना रखा था, मतलब लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल्स, फिर हाइपोथेसिस, ये 4 था। तो उसके बाद की चीजें याद ही रहती थी। अब लव में ई होता है लेकिन लव में ई नहीं है, एच है, तो बाकी की चीजें हमें याद हो जाती हैं। फिर कोई स्टेजेस हमें याद करनी है, मान लीजिए आपको माइटोसिस या मियोसिस की स्टेज याद करनी है, तो इसके लिए पीएमटी याद कर लीजिए, लेकिन पीएमएटी, ठीक है, प्री स्टेज, मेटा, एना और टेला। तो इस तरीके से स्टेज याद करने के लिए, कोई बॉडी के पार्ट्स याद करने हैं उसके लिए, कोई फेजेस याद करनी है, इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। अब ये स्टडी किसने बताई थी? तो स्टडी कंडक्टेड बाय गेरार्ड आर मिलर। तो मिलर ने ये निमोनिक्स के बारे में बताया था 1967 में। दैट निमोनिक्स इंक्रीज रिकॉल, उन्होंने क्या बताया कि ये जो निमोनिक्स है वो हमारे चीजों को रिकॉल करने में मदद करती है और बढ़ाती है। निमोनिक्स कैन बी यूज टू रिकॉल वर्ड्स और रिमेम्बर नंबर्स, तो हम नंबर्स को भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल मैं आप लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। जी यस मैम। हाँ, तो समझ में आया ना आप लोगों को यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, व्हाट द टॉपिक टुडे? नो नो कंफ्यूजन? अरे भाई बोल दीजिए, डर क्यों रहा है इतना? यस आवाज मैम, नो कंफ्यूजन। फिर से पढ़ के आएंगे, जो कंफ्यूजन होगा कल पूछेंगे। हाँ, इतना जैसे मैं डांट दूंगी, इतना डरते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हो जाए ना 5 मिनट का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैम होना करवा चाहिए मैम। हाँ, ठीक है, तो चलिए, जिनको बनता है वो भी लिखे, जिनको नहीं बनता है वो भी लिखे, कम से कम लिखेंगे तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? लिख रहे हैं हम। मैसेज वर्बल। लिखना कौन सा? रिटर्न
रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन किसके अंतर्गत आता है? बर्बल बर्बल वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी लोग यहाँ पर लिखेंगे, मैं पूछती हूँ, अभी सब लोग मैसेज करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितने प्रकार के टाइप हैं? वेरी गुड। योगा की फिटनेस आप बताइए कौन कौन से, बाकी सब टाइप करिए। योग की फिटनेस के नाम से जिनकी आईडी है वो बताए, बाकी लोग टाइप करिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वर्टिकल, आपकी आवाज नहीं है। मैम हाँ, आई क्या? वेरी मैम गुड, आगे। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हाँ, डायगोनल। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ सभी लोग निमोनिक्स का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं मैसेज में, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, विकास राणा जी। विकास राणा जी बताएंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। नहीं आ रही आवाज? रिया जैन आप बताओ, बाकी सभी लोग टाइप करें। अप डाउन मैम। हाँ विकास, अप डाउन और डाउन टू अप भी हो सकता है। एक एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल दीजिए कोई सा भी, रुक मैम जाइए। जैसे हाँ, फॉर्मल टू वे। कोई बात नहीं, चलिए आगे। मुझे रिया जैन जी आप बताइए इसका एग्जाम्पल, वर्टिकल का। वर्टिकल का मैम जैसे सीनियर जूनियर हाँ, और किस तरीके से बात करेंगे? चलिए निगम देवी जी आप बताइए। रुक जाइए। निगम जी आप बताइए एग्जाम्पल वर्टिकल का। वर्टिकल में होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको अपना नोटिस भेजना है प्रिंसिपल तक, तो उसको वो स्टेप बाय स्टेप भेजेगा, पहले क्लास टीचर को, फिर क्लास टीचर से वो प्रिंसिपल तक जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल निगम ने दिया है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? मनोज पाल जी आप बताइए। अगर स्टूडेंट को भेजना है प्रिंसिपल के पास तो वो अपवर्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर प्रिंसिपल स्टूडेंट को भेजता है तो? वो डाउनवर्ड होगा मैम। वेरी गुड, चलिए अब मुझे बताएंगे हॉरिजॉन्टल। एकता गुप्ता, बाकी सभी टाइप करिए, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? हम हिंदी में इसे क्षैतिज बोलते हैं। जी, और मतलब कि सामान्य लोगों में जब चर्चा होती है, शायद ऐसा, मतलब बराबरी के लोगों में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आप लोग बताने से बिल्कुल मत डरिए, एकदम बेझिझक बताइए, यहाँ से मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे काजल जी। मनोज जाना जी आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है। काजल जी अब आप मुझे बताइए डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन। मैम इसमें सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हाँ, और सब एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं? जैसे कि सीनियर है और जैसे कि एक डिपार्टमेंट का सीनियर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात कर सकता है। इसमें हायरार्की होती है या नहीं होती है? मैम हायरार्की तो मैम होती है। मैम नहीं होती है, होती। होती है नहीं होती है? नहीं होती मैम। चलिए, मैम होती है पर हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's, ठीक है। तो 2 C कोई से भी बताएंगी, रश्मि जी, बाकी लोग मैसेज करिए। 2 C कोई से भी, बाकी सभी लोग मैसेज करिए 7 C सारे। रश्मि जी आवाज नहीं आ रही। दीतू केवट जी आप बताइए। जी दीदी। हाँ बताइए रश्मि जी। क्लियरिटी हाँ, और कॉन्शियसनेस। कॉन्सियसनेस तो मैंने बताया नहीं है, यही तो आपका क्वेश्चन था। कॉन्सियसनेस मैसेज कौन कर रहे हैं? कंसाइसनेस कर रहे हैं, वो कंसाइसनेस है, ठीक है।
कॉन्सियसनेस मतलब चेतना होती है, कंसाइसनेस मतलब संक्षिप्तता। ठीक है, अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट पुष्पलता जी, दो और नेक्स्ट दो। स्पष्टता, स्थूलता। वेरी गुड, स्पष्टता स्थूलता। मानसी देवी जी आप बताइए, मानसी देवी नेक्स्ट दो। अब बताइए मुझे जो पूरे सातों के साथ बता सकते हैं, अपना माइक यस अनम्यूट करिए। मैम। जी बताइए योग सुबोध जी। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कर्टेसी, कॉन्हेरेंट और क्लैरिटी। दैट इज कर्टसी और कोहरेंट। ठीक है, तो वर्डिंग का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का यूज करिए अच्छे से, बाकी वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा आप लोग में से कोई भी कि जो मैंने आप लोग को 7 चीज बताया था, उसके बाद मैंने आपको इफेक्टिव एलिमेंट्स बताए थे, तो कितने एलिमेंट्स थे उसमें? इफेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 5। मनोज पाल जी बताइए 5 कौन कौन से थे? मैम 5 में आपने बताया था वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें 2 होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने बताया था, और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आपने बताया था, ग्रुप कम्युनिकेशन था उसमें, और क्लासरूम कम्युनिकेशन था। वेरी गुड, इस तरीके से 5 बताए थे आप। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगी लक्ष्मी साहू जी, आप आई हैं ना आज की क्लास में, चलिए ठीक है। अब आप मुझे बताइए लक्ष्मी साहू जी, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैम वर्बल कम्युनिकेशन में हम थ्रू वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं। ये ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। वेरी गुड, चलिए अब मुझे थैंक यू बताएंगे मैम। नेक्स्ट अनिल कोहली जी। अनिल कोहली जी आप बताइए ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? यस मैम। अनिल मैम वो कोहली जी, आप तुषार जी उनकी आईडी आपकी ही है क्या? जी मैम, वो लैपटॉप से अच्छा ठीक है, बोलिए। मैम ओरल ओरल बतानी ना। हाँ मैम ओरल में मैम सामने जैसे मौखिक होती है इसमें, और जैसे हम टेलीफोन से करते हैं, वीडियो से, टीवी रेडियो से करते हैं, और उसमें मैम पैरा लैंग्वेज भी आती है जिसमें पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लैरिटी आती है। वेरी गुड, आती है या प्रभावित करती है उसको? यस मैम, प्रभावित करती है मैम। और पैरा लैंग्वेज आती किसके अंतर्गत है? ये भी मैंने बताया था, ओरल। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आती है। ठीक है, चलिए ओके। शिवम चौरसिया जी आप मुझे बताइए ओरल कम्युनिकेशन के लाभ, बेनिफिट्स क्या हैं? जी जी बताइए, आपका माइक अनम्यूट किया तो फिर म्यूट कर लिए। मैम इसमें सामने टू सामने बात हो जाती है ओरल कम्युनिकेशन में। और सॉरी मैम। पूजा गौर जी आप बताइए आगे का। इसमें आंसर जल्दी मिल जाता है, वेरी गुड, तुरंत प्रतिक्रिया, फीडबैक भी तुरंत ही मिल जाता है। वेरी गुड। चलिए प्रीतिका जी आप मुझे बताइए इसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन? प्रीतिका जायसवाल। मैम लिमिटेशन याद नहीं आ रहा है, सॉरी। अच्छा चलिए प्रतिभा श्रीवास्तव जी आप बताइए इसकी लिमिटेशन। जो जो बोला जा रहा है वो अक्सर मतलब भुला दिया जाता है, और शब्द अस्थायी होते हैं। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। निधि जी आप मुझे बताइए एक्रोनिम्स बताया था मैंने ओरल को याद रखने के लिए, वो क्या था? निधि गायरोला जी। मैम उसका है एक्रोनिम किस, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वेरी गुड, चलिए अब मुझे बताएंगी पूनम जी रिटन कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा। रिटन यानी जो लिखित होता है वो फुल प्रूफ होता है, उसमें भाषा और चिन्ह यूज होते हैं, जैसे पत्र, ईमेल, रिपोर्ट हम करते हैं
और उसमें शब्द व्याकरण इनका बहुत महत्व होता है, उतना ओरल में नहीं होता। वेरी गुड। चलिए नीता साहू जी, आप बेनिफिट बताइए मुझे व्याकरण सॉरी इसका रिटर्न का। नीता साहू जी। नहीं पता। आंसी जी आप बताइए। लाभ, बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रहता है, कैन बी सेव्ड फॉर लेटर टू स्टडी। वेरी मतलब गुड। बाद में भी देखा जा सकता है, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं भेजने से पहले, ताकि कोई एरर ना उसमें हो। वेरी गुड। राधिका जी इसका दूसरा कोई बताइए लाभ। राधिका मेधतवाल जी। हेलो मैम मेरी हेलो। ना प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, मैं बस सुन रही हूँ आपको। मेरी अच्छा 5 लोगों की ओके क्लास बढ़िया। भी चल रही है। हाँ, ओके सुना सब रितिका मैंने जी आप याद बताइए। किया। कोई बात नहीं, रितिका जी आप बताइए। रितिका के। क्वेश्चन क्या है मैम? रिटन कम्युनिकेशन का कोई और बेनिफिट। रिटन कम्युनिकेशन में हम रिवाइज कर सकते हैं और हमको टाइम ज्यादा मिलता है। और हम उसको एडिट एडिट कर कर सकते सकते हैं भेजने के बाद। चलिए विदुला जी आप मुझे रिटन कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक बताइए, लिमिटेशन। प्रमाणित किया जाता है मैम, इसमें छोटे छोटे वर्ड लेने चाहिए हमको, और संक्षिप्त होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे आपने बताया था कि मैं अपने टीचर को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखूंगी तो कुछ अनशन लिखूंगी तो कभी नहीं देंगे, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज लिखूंगी। और उसके बाद प्रूफ होता है मैम, इसका अपने पास एक प्रूफ होता है। मान लो मैं मौखिक आपको कुछ भी बोल दूंगी। ड्रॉबैक बताइए ड्रॉबैक। मैं लिमिटेशन पूछ रही हूँ आपको, लिमिटेशन। वर्ड संक्षिप्त होने चाहिए मैम एक तो, और क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए। मैम मैं बताऊं? बताइए योग सुबोध जी। मैम टाइम टेकिंग होता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है इसको वो करने में, और पूरा प्रॉपर वे में डिजाइन करना पड़ता है इसीलिए। और कम्युनिकेशन दोनों होता है, ओरल एंड रिटन दोनों। वेरी गुड। अब मुझे बताइए योग विद पूजा चंद्रा जी, आप मुझे बताइए निमोनिक्स क्या होते हैं। पूजा जी आप मुझे बताइए, पूजा चंद्रा जी। जी मैम। जी निमोनिक्स क्या होते हैं। नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता, खत्म। जी मैम। पता है या नहीं पता? संक्षिप्त नेम मतलब संक्षिप्त में होना चाहिए जो भी है हमारा। चीजों को हम ट्रिक से बताते हैं, सीधी सी बात, जब हम चीजों को ट्रिक से बताते हैं उसको हम निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है चलिए वेरी गुड। शॉर्ट। हाँ लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक हम चीजों को शॉर्ट वे पे याद करते हैं। तो यस वेरी गुड विदुला जी, शॉर्ट ट्रिक फॉर लॉन्ग टर्म नॉलेज। ठीक है तो इतना आप लोग का कंप्लीट हुआ, ये बहुत सिंपल है। अब हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है चलिए तो शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे। नोट्स मिलेगी भाई मिलेगी, पढ़ते जाओ। अभी नोट्स मैंने पूरी कर ली है, कर रही हूँ अभी। तो मैं नोट्स दूंगी लास्ट में, इसलिए मैं बोलती क्लास में लिखते जाओ आप लोग। ठीक है और रिकॉर्डिंग सुन लो, ज्यादा है तो मैं लास्ट में इसलिए दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, तो बोथ लैंग्वेज में बना रही हूँ इसलिए। ठीक है चलिए तो कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी लोग मेरे साथ साथ। एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। महाकाल आपके आधिभौतिक आधिदैविक व आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति दिलाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका सपना है वो पूर्ण हो, इसी आशा के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे
अपने शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। वेरी गुड। Then positive covering outside your body. Again rub your both palm. Now put your palm on your eyes. Very good. Now open your eyes. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।